हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी जो आप लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, जिसमें हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न करवा दिया था। तो आज के इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 4 के 5 सवाल है, वो पाँचों सवाल को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए इसको पार्ट 2 दिया गया, और ये चैप्टर नंबर 3 है जो रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए सवाल हम स्टार्ट करते हैं। चार के पहले चार का हेडलाइंस पढ़ लेते हैं कि निम्न रैखिक समस्याओं के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। यानी कि इस बार कोई कंडीशन नहीं दिया है कि इसी विधि से बनाना है, आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, पढ़िएगा थोड़ा सा, इसको सेट समीकरण के रूप में देखेंगे। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये है कि एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब समझिए, थोड़ा सा धीरे धीरे समझिएगा, आप बड़ी आसानी से समझ जाइए। छात्रावास में अगर आप रहते हैं तो मासिक मतलब महीने का जो खर्च होता है वह एक भाग जो है फिक्स है। ठीक है, कुछ भाग जो है आपको फिक्स चार्ज देना होगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। यानी कि जितने दिन भोजन करिएगा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चा आपको लगेगा, और एक खर्चा खुद कुछ जो है वह फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या फिक्स है सर, चलिए देखते हैं। जब एक विद्यार्थी ए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि उस छात्रावास में तो रहता ही है, साथ से साथ 20 दिन का भोजन करता है, तो उसे कितना देना पड़ता है। देखिए 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि अगर वो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। क्लियर है, और फिक्स तो है ही, और मिलाकर उसको 1000 देना है 20 दिन भोजन के साथ। जबकि एक विद्यार्थी बी, मतलब दूसरा विद्यार्थी आप समझिए बी है, को जो 26 दिन भोजन करता है, यानी इस बार जो है वो कितना दिन करता है, 26 दिन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि अगर वो 1000 दिया, 26 दिन रहा है तो ज़्यादा दिन भोजन किया है तो ज़्यादा पैसा देगा। ठीक है, तो पूछ रहा है नियत व्यय और तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। मतलब नियत व्यय क्या है, यानी फिक्स कितना चार्ज है छात्रावास में रहने का, और साथ ही साथ खाना खाएगा तो उसके लिए कितना चार्ज है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के प्रश्न में करते क्या है, मान लेते हैं कि नियत चार्ज क्या है और प्रतिदिन भोजन का चार्ज क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक्स और वाई के रूप में इसको मानेंगे, तो माना कि नियत व्यय जो है वह 100 रुपया है। ठीक है, एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मतलब अगर जो डेली खाता है उसका पैसा कितना देना होता है, मान लेते हैं वाई रुपया वो देता है। ठीक है, एक दिन के लिए वाई रुपया देता है, तो कितना दिन खाया है पहला वाला विद्यार्थी, 20 दिन खाया है। ठीक है, तो 20 वाई रुपया देगा, और 100 रुपया तो उसके फिक्स हो गया कि 100 रुपया तो उसको देना है ही। अब यहाँ से हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यानी प्रश्न से आपका बड़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा। प्रश्न से यह कि 100 रुपया तो फिक्स कर दिया, देगा ही देगा, क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज हो गया, नियत व्यय है। अब 20 दिन रहा है तो 20 वाई रुपया वो देगा, क्योंकि एक दिन का 20 रुपया, एक दिन का वाई रुपया खर्चा लग रहा है खाने का, तो 20 दिन खाया है तो 20 वाई रुपया हो गया। अब टोटल जोड़ जार के, यानी नियत व्यय और 20 वाई खाया है, उसको मिलाकर उसको 1000 रुपया महीना का देना पड़ा था। ठीक है, तो यानी x + 2y = 1000, जो कि एक समीकरण के रूप में ही आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा एवं फिर एवं, या और देखिएगा, दूसरा व्यक्ति बी जो है वो कितना दिन खाता है, 26 दिन, तो उसको भी फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, और वो 26 दिन खाया है तो एक दिन का वाई है, तो इसलिए 26 वाई लिखेंगे। और इस बार ये जो व्यक्ति कितना 1180 रुपया देता है, इसलिए इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सोल्व करिए और आपको x और y का मान आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप खुद से सोल्व पहले कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको इसको सोल्व करके भी बताते हैं। तो सोल्व तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, जोड़ने घटाने पर। आप जो आसान मेथड लगता है, तो सबसे आसान मेथड तो वही होता है लुप्तीकरण विधि, तो इसको घटाने पर लिख दीजिए। क्योंकि नाम नहीं दिया गया कि किस विधि से बनाए, तो आपको जो आसान लगे उससे बना सकते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 20 में से 26 घटेगा, -6y,
और इधर 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस में 180 आ जाएगा, क्योंकि 1180 है यानी 180 ज़्यादा है। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, यानी कि y बराबर आएगा 180/6। अब इसको आप काट सकते हैं 30 बार में, इसलिए कहेंगे y का मान कितना आया, 30 आ गया। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण आप 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x + 20y बराबर कितना है, 1000 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा x + 20, y का मान 30 है, बराबर के बाद 1000 है। यानी x बराबर ये 1000 तो रहेगा, इसमें से ये जो 20 × 60 होगा, यानी 600 रुपया घटा लेते हैं, यानी x बराबर कितना आएगा, 400। यानी कहने का मतलब यह है कि 30 रुपया उसको प्रत्येक दिन के खाना के लिए देना है और 400 रुपया उसका फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अतः आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः क्या क्या पूछ रहा था, नियत व्यय उसका x रुपया था, इसलिए x का तो आप समझ गए कि 400 लाए हैं तो 400 रुपया हो गया। एवं प्रतिदिन या प्रत्येक दिन के प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मतलब रुपया कितना है, इसको y रुपया माने थे, तो इसलिए आप y का मान रखेंगे 30 रुपया, तो ये 30 रुपया आपका आंसर है। अब ये सही है या गलत है आप टेस्ट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। x का मान आपको 400 रखना है और y का मान 30 रखना है। ये जो आप सोच लीजिए, शुरू में क्या कह रहा था, 20 दिन खाया है कोई, तो देखिए 400 रुपया तो कोई व्यक्ति पहले देगा ही देगा। 20 दिन खाया है तो 20 गुने और एक दिन खाना का 30 रुपया लगा है। अब इसको देखिए 400 + 20 × 60 यानी 600। अब 1000 रुपया उसको तो हो ही रहा है, तो 1000 तो दिया ही था। क्लियर है। फिर दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरा व्यक्ति बी जो था वो भी 400 देगा। वो 26 दिन खाया है तो 26 × 30 में गुना करेंगे, यानी 400 से उसको देना ही है। और 26 × ये देख लीजिए 0 6 3 18 6 1 7 26 × 78, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 1180 रुपया वो देता ही है। ये वो ज़्यादा हो गया, समझ सकते हैं इस बात को। ये है 1180 रुपया वो देता ही है। तो ये यानी कि कह सकते हैं कि आपका बनाया हुआ 100% सही है। इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये है, एक बार देखेंगे। पहले पढ़ लीजिए प्रश्न। देखिए प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कि जब अगर कोई भिन्न है जिसमें अंश में अगर हम 1 घटा देते हैं तो उसका मान जो है वो 1/3 हो जाता है। एक भिन्न कहने का मतलब यहाँ इस तरह से समझिएगा, एक भिन्न ऐसे, ठीक ना। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर हर में 8 जोड़िएगा तो वह 1/4 हो जाएगा। अंश में अगर 1 घटा लीजिएगा तो वह 1/3 हो जाता है। तो वह पूछ रहा है वह भिन्न क्या कीजिए या क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस तरह के प्रश्न बहुत बार बनाए हैं। तो माना कि अंश बराबर, माना कि अंश पहले मान लेते हैं आपका x है, एवं हर जो है y, हर क्या है y, हर मान लिए। तो इसीलिए आप जानते हैं कि भिन्न का फार्मूला होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। और अंश को हम x माने हैं और हर को y माने, इसीलिए आपका जो भिन्न हो गया वह क्या हो गया, x/y। ये है आपका अंश, ठीक है, भिन्न। अब इसमें x और y का मान आपको निकालना है और यहाँ पे बैठा देना है, तो वो आपका भिन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा भाई, इसको सोल्व करना होगा। प्रश्न अनुसार चलिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न से कहता है कि अगर अंश से, अंश मतलब पहले आप भिन्न लिख लीजिए। मान लीजिए ये आपका भिन्न है x/y, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। अंश से 1 घटाना है, मतलब ऊपर में 1 अगर घटा लेते हैं तो यह 1/3 हो जाता है। ये शुरू में ही कह रहा था, देखिए 1/3 हो जाता है कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है। घटा लिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका एक समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करके आगे बढ़ाते हैं। इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो 3x - 3 बराबर हो जाएगा y। डैट इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं 3x - y, -3 इधर आएगा तो +3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर प्रश्न से हम यहीं से लिखते हैं, फिर प्रश्न से ये नीचे ही लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि आप एक ही बार में दोनों समझ पाए। प्रश्न एक बार देखकर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ते हैं। जैसे ये अंश बटा हर है ना, और हर में इस बार 8 जोड़ना, मतलब नीचे 8 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/4
4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद तो आप समझते ही हैं, इसको आप तिरछा तिरछी गुना करिए तो 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8, और इसको इधर ले आइए तो 4x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8, और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है। चलिए तो फिलहाल हम लुप्तीकरण ही बनाते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है, और एक है 4x माइनस वाई बराबर 8, जो समीकरण आपके पास 2 है। अब इसको देखिए डायरेक्ट आप काट सकते हैं क्योंकि y y दोनों सेम ही है, माइनस वाई है, तो इसको घटाने पर लिखिएगा। y को इस बार काट रहे हैं, माइनस हो गया, ये माइनस है तब प्लस, ये हो जाएगा माइनस। x वाला नहीं कटेगा, इस बार y वाला कटेगा। 3 में से 4 घटेगा तब माइनस x, 3 में से 8 घटेगा तब माइनस 5, और माइनस से माइनस काट देंगे, ये माइनस से माइनस काट देंगे तो x का मान कितना आएगा 5। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। 3x का मान 5 आया है, बराबर 3 रहेगा। 5 दिए 15 में से 3 इधर घटाइए, y को उधर ही ले चलिए तो 12 बराबर y आ गया, इसलिए कहेंगे y बराबर कितना 12। तो ये हो गया आपका y का मान, और ये हो गया आपका x का मान। आखिर आपसे पूछ क्या रहा था, लास्ट में वाला आंसर जरूर दीजिएगा। भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न बराबर आप माने थे x बटे वाई, यानी x का मान 5 और y का मान 12। तो 5 बटे 12 आपको लिखना ज़रूरी है, ये नहीं कि x और y का मान छोड़ दीजिए, लास्ट में ये लिखना है क्योंकि भिन्न आपसे पूछ रहा था। तो ये आपका आंसर है। आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं, x और y का मान यहाँ पे चेक करके दे सकते हैं। चलिए हम इसको टेस्ट करके आपको बता देते हैं ताकि आप भी कुछ कर पाएँ। ठीक है, देखिए आपका आंसर तो 5 बटे 12। एक बार कह रहा था अंश में से अगर हम 1 घटाते हैं, ठीक है, तो ये 4 बटे 12 हो गया घटाने के बाद, तो 1 बटा 3 आ रहा है, प्रश्न मिल रहा है। उसके बाद फिर एक बार कहा कि अगर आप हर में 8 जोड़ देते हैं, तो देखिए 5 बटे 12 8 20 हो गया, काटिएगा तो 1 बटा 4, जो कि समझ पा रहे हैं कि बाद में 1 बटा 4 कह रहा था और 1 बटा 3 शुरू में कह रहा था। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि आपका बनाया हुआ 100% सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के साथ। ये है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है, मतलब यश जो है एक बच्चा जो टेस्ट दिया है, जो 40 अंक लाया है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है, मतलब एक सही पर उसे 3 अंक मिला है, तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक गलत पर। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मान लीजिए कि अगर उसे 3 अंक जो सही उत्तर पर मिला था उसको 4 अंक मिलता, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करता, एक गलती पर 2 नंबर काट लेता, तब यश को 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये आपसे पूछ रहा है, शुद्ध और अशुद्ध इस तरह से। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि सही उत्तर वाला प्रश्न और गलत उत्तर। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि यश ने सही उत्तर, यश ने x सही उत्तर दिया, या यश के द्वारा दिया गया सही उत्तर, यश के द्वारा दिया गया सही उत्तर वाला प्रश्न की संख्या पूछ रहा है ना, तो माना कि यश के द्वारा दिया गया सही उत्तर वाला प्रश्न की संख्या, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिए हैं, आप चिंता ना करें, बस ऐसे मान लीजिए कि यश ने x सही उत्तर दिया है। ठीक है, एवं गलत उत्तर वाला प्रश्न की संख्या, मतलब उसने गलत कितना प्रश्न किया, तो मान लेते हैं कि y को प्रश्न जो है वो गलत किया है और x को जो प्रश्न है वह सही किया है। ठीक है, ये हम शुरू में मान लिए। अब आप टोटल प्रश्न अगर आपसे पूछा तो क्या करिएगा, x और y को जोड़ दीजिएगा तो टोटल प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न से आप गौर से देखिएगा क्या पूछ रहा है। जो सही किया है उसके लिए कुछ अंक मिला है, गलत किया उसके लिए अंक कटा है, कटा मतलब घट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा कौन होगा, जो प्रश्न पहले देखिए 40 अंक उसे कब मिला,
जब 3 अंक उसको मिल रहा था एगो सही उत्तर पर, तो उसने x सही उत्तर दिया है, तो इसीलिए 3 गुना x। 3x काहे लिखे बताइएगा, क्योंकि x को सही प्रश्न का उत्तर दिया है और एक प्रश्न सही पर 3 अंक मिला, इसीलिए 3x। और एगो प्रश्न पर उसको y रुपया कटा था, ठीक है, y अंक कटा था, लेकिन एक अंक पर एगो पर एक अंक, तो y पर y अंक, मतलब 1 गुने y ऐसे समझ सकते हैं। और इसको घटाएंगे क्यों, क्योंकि जो सही उत्तर है उसमें से गलत उत्तर वाला नंबर कट के तब उसको मिला था कितना, 40, यानी कि 3x - 1 इंटू वाई। दशमलव मत समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 3x - y बराबर 40, और ये समीकरण आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप इससे y का मान निकाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाने का इच्छा है तब, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब उसके बाद फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि इस बार अगर उसको 4 अंक मिलता है ना, कह रहा है 4 अंक अगर उसको मिलता, मतलब 4 अंक सही पर मिलता, तो देखिए 4x हो जाएगा इस बार, क्योंकि सही पर एगो प्रश्न पर 4 अंक, तो x को सही दिया है तो इसलिए 4x। और कटता इस बार 2 अंक, तो 2 को कटा किस पर, y पर कटता, तो इस पर 2y, और माइनस करिएगा, और बराबर के बाद कितना अंक मिल रहा है इसको, टोटल 50 अंक मिल रहा है। लेकिन इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए कॉमन ही ले लीजिए, यहाँ 2x - y हो जाएगा, और बराबर के बाद 50 है तो 25 आ जाएगा, काटेंगे तब। तो इस तरह से कहेंगे आपका समीकरण बनेगा 2x - y बराबर 25, और ये जो कि समीकरण आपका बन रहा है 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। 3x - y बराबर 40 है, ये समीकरण 1 है। 2x - y बराबर 25, जो कि समीकरण 2 है। इसको लुप्तीकरण ही आसान होता है ना, एलिमिनेशन मेथड। घटाने पर इसको आप काट सकते हैं, किसको, y कटेगा, याद रखिएगा, x कटेगा नहीं। अगर आप x को काटना चाहे तो 2 और 3 से गुना करना होगा, है ना। तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, तो 3 में से 2 घटेगा तो एगो x, अब 40 में से 25 घटेगा तो 15, ये तो डायरेक्ट ये निकल ही गया, x का मान कितना, 15। ठीक है, आप समीकरण में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से 3x - y बराबर 40, 3x का मान 15 आया है, माइनस y बराबर हो गया 40, 15 × 45, -40 इधर ले आइए और माइनस y को उधर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 5 बराबर y आ गया, इसीलिए कहेंगे y के मान कितना है, तो 5 है। ठीक है, इसका मतलब x और y का मान निकल गया, तो आप लिखिएगा, अतः कुल प्रश्नों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कुल प्रश्नों की संख्या ये सिर्फ पूछ रहा था, तो कुल प्रश्न x + y होगा। अब x + y क्यों, क्योंकि x को सही दिया था और y को गलत उत्तर दिया था, इसीलिए x + y टोटल प्रश्न हो जाएगा, यानी x 15 + 5 यानी कि 20 गो प्रश्न था उस मतलब टेस्ट में। ठीक है, और अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आसानी से मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। एक बार सवाल को थोड़ा सा आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि लंबा है प्रश्न। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन आप टेंशन ना लें। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। ठीक है, राजमार्ग मतलब कि रास्ता है, जिसमें एक ए है और एक बी है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर, तो सपोज कर इसको पिक्चर के सहारा से ही समझेंगे आप। ये मान लीजिए यहाँ ए है और मान लीजिए यहाँ पर बी है, और ये दोनों के बीच जो दूरी है ना, वो कितना किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का। ठीक है, एक कार ए से, मतलब एक कार जो है कहाँ से चलेगा, ए से चलेगा, तथा दूसरी कार कहाँ से बी से चलेगा, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से, निश्चित रूप से है कि दोनों का चाल अलग अलग हो सकता है, एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ से इधर ही चलेगा, और इसे एक ही दिशा कहने का मतलब इधर ही चलेगा। ठीक है, एक ही दिशा मतलब उधर भाग रहा है, अभी उधर दिशा में एक ही तरफ जा रहा है, तो ये इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं जाके इसको पकड़ लेगा। एक ही दिशा ये हो गया। और एक होता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में मान लीजिए ये चला इधर और ये भी चला इधर, तो देखिए दोनों का चाल किधर है, दोनों अलग अलग जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं आके एकदम क्या करेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दो चांस बनता है, तो वही कह रहा है कि तो अगर मान लो विपरीत दिशा में जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा पकड़ने में इसको, है ना, समय ज़्यादा लगेगा, तो 5 घंटा में पकड़ता है।
मतलब मिलने का मतलब दोनों एक ही जगह मिलता है, यानी पकड़ लिया जो स्पीड चला के गया थे। यदि वे विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में जाएगा तो जल्दी मिल जाएगा, निश्चित रूप से, तो 1 घंटे पश्चात ही मिलती है। तो दोनों कारों की चाल आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको पहले हम मानते हैं। माना कि दोनों कारों की चाल क्रमशः मान लेते हैं, या माना कि ए कार की चाल, नहीं ए कार की नहीं, स्थान तो ए है, इसको हटाते हैं पहले। माना कि दोनों कार की चाल पूछ रहा है। माना कि दोनों कार की चाल, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ए से चलने वाली क्यों मैंने, क्योंकि मान लीजिए इधर से चलेगा उसको x किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जो चलेगा उसको मान लेते हैं y किलोमीटर घंटा। एवं b से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लीजिए दो चाल है, दो कार है, तो दोनों का चाल तो डिफरेंट होगा, एगो x मान लेते हैं, एगो y मान लेते हैं। अब प्रश्न से या पहले आप दूरी बराबर चाल गुने समय ये सब सेट कर लेते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो यहाँ से आप समय निकालेंगे, समय निकालिएगा, या आप दूरी निकाल लीजिए। तो चाल आप पहली बार अगर आप देखिएगा पहली स्थिति में, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब पहली स्थिति में अगर आप देखेंगे, देखिएगा पहली स्थिति कहने का मतलब है कि जब वे एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों कार कौन दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है, तब आप बताइए पहला जो जाएगा ए से चलेगा उसका कुल दूरी कितना होगा। ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। यही सब शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, या ऐसे लिख देते, ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। आप जानते हैं चाल गुने समय, जो एक बार हम लिख भी दिए हैं। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम सेट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो जाता है इसलिए चाल कितना है आपका x माने थे, और समय कितना लग रहा है 5, क्योंकि ये भी 5 घंटा चलेगा और वो भी 5 घंटा चलेगा। सेम उसी तरह से b जो चलेगा, b से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, इसका भी वही सेम चीज़ लगेगा, चाल गुने समय। यह भी आपका उधर ही जाएगा तो इसको भी समय लगेगा, लेकिन इसका स्पीड कितना है y है, और समय तो इसको भी 5 घंटा लगेगा, क्योंकि चलेगा तो दोनों 5 घंटा ही। तो ये हो गया मतलब कि दोनों चला, ठीक है। एगो 5x किलोमीटर चला, या आप इसको किलोमीटर में कह सकते हैं, ये 5x किलोमीटर गया और ये 5y किलोमीटर गया, ठीक। अब देखिए थोड़ा पिक्चर हम शुरू में आपको बताया था कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला, तो ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, और यहाँ से कोई व्यक्ति यहीं गया और दोनों जाके मिल रहा है। तो ये देख लीजिए कोई ज़्यादा चला कोई कम चला, ठीक। तो अब आप बताइए कि सबसे, इसको गौर से देखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा चलेगा, सबसे ज़्यादा चलेगा ए, क्योंकि ए से मान लीजिए चला तभी तो बी को पकड़ेगा, उधर जाएगा तो, ठीक है। अब इधर भी करेंगे तो बी को ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि एक गया कितना, गौर से देखिएगा। अब इसको प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से कि एक 5x गया और एक 5y गया, ठीक है। अब दोनों मिल के कितना गया, दोनों तो आप एक चाल निकाल सकते हैं, तो दोनों का अगर ज़्यादा अंतर कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। क्यों, चलिए पिक्चर के सहारा से इस बात को समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरा गया कितना 5x किलोमीटर, और ये पूरा कितना गया 5y। अभी पूरा में से अगर हम y वाला घटा लें, मतलब इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए। देखिए ये जो पूरा आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, पूरा में से अगर हम ये छोटा वाला लाइन ये वाला को घटा ले तो हमारे पास ये बचेगा AB, और AB कितना है 100 किलोमीटर। इसीलिए हम यहाँ पे 5x माइनस 5y बराबर कितना लिखे हैं 100 लिखे, 5 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 100। इसको आप काट सकते हैं, तो इससे आएगा समीकरण x माइनस y बराबर 20, जो कि समीकरण 1 बन जाएगा।
फिर प्रश्न से आप उसी तरह से समझिएगा। दूसरी स्थिति में, एक सेकेंड, दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति मतलब इस बार विपरीत दिशा चलता है। तो विपरीत दिशा चलेगा तो इस बार जो है दूरी क्या आएगा, देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, तो इस बार दूरी मान लीजिए, दूरी चाल कितना है, चाल तो एक से पहला का समय 1 घंटा लगता है, मतलब x किलोमीटर गया एगो, और दूसरा के लिए दूरी ए के लिए और ये किसके लिए, बी के लिए, मतलब बी से जो चला उसके लिए। हम उतना नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। पूरा लिखने के लिए ऐसे लिखना होगा अगर चाहे तो, ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, और बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे हम शॉर्ट में लिखे हैं। दूरी बराबर इसके लिए भी क्या आएगा, चाल गुने समय आएगा। इसका समय, इसका चाल y है और समय तो आपका 1 घंटा चलता है, यानी y किलोमीटर, यह भी गया। अब इसको प्रश्न से लिखेंगे क्या, कि देखिएगा गौर से, कह रहा 1 घंटे बाद ही मिल जाता है। इस बार किधर, किस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा है, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे चल रहा है। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आके यहाँ पर मिल गया, और ये ए है और ये बी है। तो टोटल आप जानते हैं कि कितना किलोमीटर था, 100 किलोमीटर। तो दोनों को इस बार जोड़े, मान लीजिए ए x किलोमीटर गया और बी जो है y किलोमीटर आया, तो ये दोनों का इस बार इतना x है और इतना क्या है, y है। दोनों को जोड़ के कितना पुर जाएगा, 100, यानी 100 किलोमीटर। यानी ये तो समीकरण आपका डायरेक्ट बन गया कितना, 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सोल्व करिएगा तो आपको x और y का मान आ जाएगा। चलिए सोल्व करके बताते हैं, या वीडियो रोक कर आप सोल्व खुद से करेंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो x माइनस वाई बराबर 20 है समीकरण 1, और x प्लस वाई बराबर 100 है जो समीकरण आपके पास 2 है। इसको घटाने पर या जोड़ने पर काट सकते हैं, तो चलिए हम इसको जोड़ने पर, y से y कटेगा तो 2x बराबर 120, तो x बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको जोड़ने पर आप लिख लीजिएगा, जोड़ने पर। ठीक है, आप समीकरण 1 से निकाल दीजिए, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से ही निकाल सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 20 है, x का मान 60 माइनस वाई बराबर 20, 60 माइनस 20 इधर लाइए, y को उधर ले चलिए, तो इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो x का मान 60 है और y का मान कितना है, 40 है। तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों कारों की चाल पूछ रहा था, तो a से अतः a से चलने वाली कार, a से चलने वाली कार की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो x का मान आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक माने थे b से चलने वाली कार की चाल क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए y का मान 40 आया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहाँ पर यू भी करके भी मान सकते हैं, क्योंकि बुक में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है यू और भी चाल को माना जाता है। ऐसे आप एक्स और वाई को भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका आंसर, जो कि उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए, तो अब हम अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। ये है आपका आज का लास्ट सवाल, इसको एक बार पहले पढ़ लीजिए खुद से बुक से। देखिए प्रश्न ये है आप लोग के सामने में कि एक आयत, ये आयत है आयत समझिएगा, का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था उससे 9 इकाई कम जाता वर्ग इकाई, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि कोई आयत है, सपोज करिए ये एक आपका आयत है, ठीक है, पिक्चर के सहारा से इस बात को प्रश्न अनुसार समझते चलते हैं। ये आयत था, इसका लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई घटा देंगे और चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो 9 वर्ग इकाई जो है कम जाता है क्षेत्रफल। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इस बार दोनों को बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करिए, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, मान लेते हैं कि आयत की विमाएँ क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई मानते हैं, x इकाई लंबाई, एवं चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई, तो इसीलिए क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, इसीलिए
क्षेत्रफल हो जाएगा, आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यानी एक्स वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई मतलब दोनों को गुना कर दिए तो एक्स वाई वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हो गया किसका, आयत का। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे तो देखिएगा, प्रश्न से गौर से समझिएगा बात को ध्यान से कि 9 वर्ग इकाई कम जाता है कब, जब उसकी लंबाई 5 घटा दे। मतलब पहले से देखिए, पहले से आपका ये एक्स वाई है, पहले से कितना है एक्स वाई है, और अब नया क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं, मान लीजिए पहले से एक्स वाई, अब अगर उसकी लंबाई कम करते हैं, लंबाई मान लीजिए एक्स माइनस 5 कर दिए और चौड़ाई वाई प्लस 3 कर दिए। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है चौड़ाई और 5 इकाई कम कर दी जाती है लंबाई, तो कम कर दी, तो अब ये क्षेत्रफल ये हो गया, पहले से क्षेत्रफल ये था, तो कौन बढ़ गया, क्योंकि 9 कम गया मतलब पहले वाला ही, मतलब पहले वाला ज़्यादा हो गया और बाद वाला कम गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बाद वाला में ही, या आप इसी को राइट साइड भी लिख सकते थे, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा पहले से क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था। अब नया वाला क्षेत्रफल आपका एक्स माइनस 5 इंटू हो जाएगा वाई प्लस 3, ये है पहले वाला क्षेत्रफल और ये है नया वाला क्षेत्रफल। तो कौन कम गया है, बाद वाला कम गया, इसीलिए हम बाद वाला में क्या करते हैं 9 जोड़ देते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो पुराना वाला उसमें 9 आप घटा सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं 9 इसमें जोड़ देते हैं ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्यों जोड़े हैं, देखिए छोटा वाला को जोड़ना है और बड़ा वाला में से आप चाहे तो घटा सकते थे, ठीक। अब उसके बाद इसको सोल्व आपको करना पड़ेगा, तो एक्स वाई बराबर, इसको आपको तोड़ना है तो ये एक्स वाई हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस में 3x होगा, इसको तोड़ेंगे तो माइनस 5y, और ये माइनस में हो जाएगा 15 और प्लस में 9 आपका रहेगा। एक्स वाई से एक्स वाई आप काट दीजिए तो इधर आपका 0 बच जाएगा, और बराबर के बाद है 3x माइनस 5y माइनस 6, क्योंकि 9 में से 15 घटेगा तो माइनस में 6, इसीलिए इसको हम इधर ले आते हैं, लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 6, इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इसलिए बराबर के बाद 6 लिख दिए, समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब उसी तरह से एक और फिर प्रश्न से आप लिखेंगे, फिर प्रश्न से, यानी कि और कुछ कह रहा था, देखिएगा ध्यान से। इस बार क्या कह रहा है समझिएगा, इस बार कह रहा है कि यदि हम, यहाँ से पढ़िएगा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई भी बढ़ाना है चौड़ाई भी बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले से क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, अब लंबाई 3 बढ़ाया है और चौड़ाई भी 3 बढ़ाया है, दोनों 3 बढ़ाया कि 2 3 बढ़ाया, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ाया है, ठीक है, लंबाई 3 और चौड़ाई कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है, ये जो नया क्षेत्रफल है और ये पुराना क्षेत्रफल है, ठीक है, दोनों को गुना क्यों करते हैं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये है आपका पुराना क्षेत्रफल और ये है नया क्षेत्रफल, इस बार बढ़ गया है, नया बड़ा वाला क्या है, बढ़ गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा दीजिए, छोटा वाला में बढ़ा दीजिए, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से आप घटा सकते हैं, कितना 67 अगर घटा दीजिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको आपको जोड़िएगा तो बराबर आ जाएगा, तो इसको आप सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्स वाई बराबर, इसको आप गुना करिए, तो इसको अब जब गुना करिएगा तो ये एक्स वाई बनेगा, प्लस 2 में x से तो 2x बनेगा, प्लस 3 में y से तो 3y, और प्लस 3 दूना हो जाएगा 6, माइनस में 67, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो इधर आप 0 छोड़िए तो इधर बचेगा 2x प्लस 3y, 6 में से 67 घटेगा तो माइनस 61, और माइनस 61 को इधर ले आइए तो आपका इधर आ जाएगा 61 बराबर 2x प्लस में 3y, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61, और ये समीकरण आपका 2 बन गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सोल्व कर देना है किसी भी मेथड से। तो अब लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 6, ये समीकरण आपका 1 है, और एक है आपका समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 61, ये समीकरण 2। अब इसको आप उम्मीद है कि सोल्व कर पाएंगे, ऐसे हम चलिए हम आपको इसको सोल्व करके भी बता ही देते हैं। तो इसमें आपको 2 से गुना करना होगा, इसमें 3 से, तो गुना करेंगे तो आपको नीचा लिखते हैं 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12। इसको गुना करेंगे तो 6x माइनस प्लस है 3 तिहाई 9y और 61 तिहाई 36 18 हो जाएगा, यानी कि 183। ये समीकरण आपका 3 बना है और ये समीकरण 4 बना है। अब घटाने पर आराम से कट जाएगा, माइनस 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 चिन्ह बदल गया,
ये माइनस में 19 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में हो गया, इसको घटा लीजिए, माइनस में आप जाएगा आपका 1 और ये आपका 171, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 171/19 और 19 नमा 71 से होता है, जो कि आप लोग को पता होगा। y बराबर कितना आया 9। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 एक बार देख लीजिए क्या था आपका। समीकरण 1 यहाँ है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 3x - 5y बराबर 6, ये समीकरण 1 है यहाँ से। अब इसमें मान रखिए, ठीक है, 3x रहेगा, 3x आपका ये 3x रहेगा 5, y की जगह 9 है बराबर 6 रहेगा। तो 3x - 9 पचे, देखिए 9 पचे 45 बराबर 6 और 3x बराबर -45 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ सकते हैं, 45 और 6, 6 5 11 51। अब ये भी कट ही जाएगा तो x बराबर काट ही दीजिए, 17 3 51, यानी x का मान कितना आएगा 17। ठीक है, और y का मान कितना दिख रहा है 9। यानी कि आप कह सकते हैं, आपसे पूछ क्या रहा था, एक बार सवाल को पढ़िए। सवाल पूछ रहा था आयत की विमाएँ ज्ञात करना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था। विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई। अतः आयत की लंबाई x मीटर आप माने थे। ठीक है, x मीटर नहीं बल्कि इकाई में था, इसलिए हम इकाई ही लिखेंगे। x इकाई था और x का मान 17 ला है, तो इसलिए कहेंगे 17 इकाई हो गया। एवं चौड़ाई कितना y इकाई माने थे और y का मान हम लाए हैं 9, ये 9 इकाई आपका आंसर हो गया। अब आप चाहे तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चलिए लगे हाथ तो हम टेस्ट भी करके बता देते हैं। देखिए 17 × 9 आपका ये क्षेत्रफल हो गया, 17 नमा आप गुना कर सकते हैं 53 से, यानी 153 आपका पहले से क्षेत्रफल था। अब 17 9 जो है इसमें से वो क्या किया है, प्रश्न के अनुसार अगर आप देखिएगा ध्यान से, 17 और 9 आपका आंसर आया है ना, इसको यहीं से टेस्ट करते हैं। देखिए 17 और 9 आपका आंसर है, तो 17 9 53 से आपका क्षेत्रफल है पहले से। लंबाई 5 क्या किया, कम कर दिया, मतलब 17 में से 5 घटा दिया है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया है। तो देखिए 17 में से 5 किया 12, 9 3 12। अब इसको जोड़िएगा, गुना करिएगा तो 44 से आएगा। अब देखिए तो ये कितना का अंतर है इसमें, देख लीजिए आप देखेंगे 153 और 144 में तो 9 का अंतर है, मतलब 9 कम गया है, पहले से 153 था, अब 144 से रह गया, तो 9 कम गया ना, क्योंकि 144 में आप 9 जोड़िएगा तो 153 आ जाएगा। इसका मतलब ये अभी आधा तक सही है। दूसरा समीकरण सही करते हैं। मान लीजिए पहले से तो 153 है, इस बार कहा कि लंबाई 3 बढ़ाना है, तो लंबाई 17 में हम 3 बढ़ा दिए। चौड़ाई को भी कहा कि 2 बढ़ाइए, तो चौड़ाई मतलब कि 9 था, 2 बढ़ा दिए, तो 17 3 20 और 9 2 11 हो गया। तो 11 दूना कितना 22, यानी 220 आ गया पहले, अब नया 220 हो गया। अब पहले से 153 था, तो बताइए तो कितना बढ़ गया, तो 67 बढ़ा कि नहीं, देख लीजिए 67 जोड़कर 153 में आप 67 जोड़िएगा, 6 7 3 10, 6 5 11 1 12 और ये 220 आ रहा है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि पहले देखिए इसीलिए हम 220 में से 67 घटाए थे ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। एक बार 9 घटाए, इसमें 9 जोड़े थे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 9 जोड़े थे ताकि दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और दूसरा वाला में क्या किए थे, 67 घटाए थे ताकि दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए, और उसके बाद सोल्व करके आपको x और y का मान निकाल सकते थे। तो ये था आप लोग का एक्सरसाइज जो फिनिश हो गया 3.5। उम्मीद है आप इस सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 3.6 के प्रश्न के बारे में। एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा पहले से, ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत हो बनाने में, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएँ। चलिए तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।